Hello students, welcome back. I am CA Pramod Patipati and you are watching CA Final Financial Reporting Classes and Ind AS 103 में थे और Ind AS 103 में हमने जो 6 स्टेप है ऑफ एक्विजिशन मेथड वो हमने कंप्लीट कर दिया था, राइट। एक्विजिशन का 6 स्टेप एक बार बता दो वो भी क्या क्या था। एक्विजिशन मेथड का 6 स्टेप्स बोलो। स्क्रीन के ऊपर भी दिखा दिया, देखो तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा अभी। क्या सबसे पहला Identify एक the acquirer, तो एक्वायरर सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, राइट। सेकंड, acquisition date, हम्म तो आइडेंटिफाइंग uh, एक्वायरर क्यों इंपॉर्टेंट है बताओ, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। to understand कि Ind AS 103 की प्रोविजंस किसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। हाँ, किसके ऊपर, एक्वायरर के ऊपर ही एप्लीकेबल होगा ना। तो हाँ एक्वायरर हाँ को वो इसी एक्विजिशन डेट क्यों, क्यों व्हाई एक्विजिशन डेट इज इंपॉर्टेंट। कि only from then those provisions will be applicable, उससे पहले नहीं होगा। ओके, एंड अलोंग विद दैट जो भी फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है ना, इसी डेट का फेयर वैल्यू कंसिडर करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एक्विजिशन, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे परचेस कंसिडरेशन आएगा। फिर परचेस कंसिडरेशन में क्या क्या इंक्लूड करते हैं। परचेस कंसिडरेशन में हम डायरेक्टली यहाँ से देखते हैं। तो मेरा डिटेल है ना, डिटेल डिटेल, हाँ, परचेस कंसिडरेशन में क्या क्या आएगा। कैश, राइट। कैश, फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट्स, राइट। एसेट्स जो भी इशू करूंगा इन काइंड, दैट इज लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट जो भी इशू करूंगा उसका फेयर वैल्यू। देन लाइबिलिटीज इनका, डिबेंचर्स जो भी इशू करूंगा वो आ जाएगा। देन न्यू इक्विटी शेयर्स, अगर कोई भी न्यू इक्विटी शेयर्स इशू करूंगा वो आ जाएगा। एंड कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन कुछ दिया है, कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन हम देखेंगे डिटेल में, ठीक है। अगर वो कुछ दिया है, कुछ प्रॉमिस किया है कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन, वो आएगा। एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द डेफर्ड कंसिडरेशन यानी क्या, हमारा जो परचेस का मतलब बिजनेस कॉम्बिनेशन आज हो रहा है, एक्विजिशन डेट में मैं प्रॉमिस करूंगा कि इन फ्यूचर मैं क्या करूंगा, कुछ अमाउंट मैं प्रॉमिस करके रखता हूँ कि इन फ्यूचर इट विल बी पेड, राइट। ये कंपलसरी पे होगा, बट सिर्फ ये क्या है कि 1 साल 2 साल 3 साल बाद पे होगा, तो फिर उसको बोलते हैं डेफर्ड कंसिडरेशन। तो उस केस में हमने एग्जांपल भी देखा था कि उसको क्या करना पड़ेगा, करंट वैल्यू में यानी करंट मार्केट रेट के बेसिस में आज के दिन का वैल्यू निकालना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू, और उसको हम क्या इसमें परचेस कंसिडरेशन में इंक्लूड करेंगे। चलो आगे हमने देखा था कि अगर ट्रांसफर ऑफ असेट के केस में लैंड लैंड का फेयर वैल्यू माइनस कैरिंग अमाउंट कुछ रहेगा। कैरिंग अमाउंट एंड फेयर वैल्यू, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट एंड लॉस मान के हम पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। देन इक्विटी शेयर्स का जो है ना, इक्विटी शेयर्स समझो, यहाँ पे 50 रुपीज का इशू किया था, उसमें से फेस वैल्यू इज ओनली रुपीज 10 एंड 40 इज माई प्रीमियम, राइट। तो फिर फेस वैल्यू में 10 कंसिडर होगा प्रेजेंटेशन में इक्विटी शेयर कैपिटल में, एंड 40 रुपीज जो है ना ये सिक्योरिटीज प्रीमियम में ट्रांसफर होगा। ये हमने कल देखा था। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके साथ साथ में अगर शेयर बेस्ड पेमेंट्स कुछ होगा एक्वायरी का, वो एक्वायरर ने एक्वायर किया, तो वो भी हम परचेस कंसिडरेशन में इंक्लूड करते हैं। देन उसके बाद हमने देखा था असेट्स एंड लाइबिलिटीज, राइट। असेट्स एंड लाइबिलिटीज यानी क्या, हम क्या टेक ओवर करेंगे, असेट्स एंड लाइबिलिटीज। अब वो असेट्स एंड लाइबिलिटीज कौन से वैल्यू में टेक ओवर करेंगे, फेयर वैल्यू के बेसिस में टेक ओवर करेंगे, ठीक है। फेयर वैल्यू बेसिस में टेक ओवर करेंगे एज ऑन दी एक्विजिशन डेट का फेयर वैल्यू के बेसिस में टेक ओवर करेंगे। अब उस पर का जो है ना, जो भी असेट्स एंड लाइबिलिटी है उसका एक मेजरमेंट पीरियड करके एक एक्सेप्शन है, क्या है सर। अब एज ऑन द एक्विजिशन डेट अगर कोई भी फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है, एज ऑन द एक्विजिशन डेट फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, प्रोविजनली वो पर्टिकुलर असेट का वैल्यू हम कंसिडर कर लेते हैं इन माय बिजनेस कॉम्बिनेशन। जो भी गुडविल कंसिडर करें ना, गुडविल कंप्यूट करने हम क्या करते हैं, प्रोविजनली कंसिडर करके रखते हैं उस पर्टिकुलर अमाउंट। एंड विद इन अ ईयर, 1 साल के अंदर अगर मुझे पता चल गया कि इसका जो प्रोविजनली अमाउंट है वो या तो बढ़ गया होगा या तो घट गया होगा, इसका मेन फेयर वैल्यू पता होगा, तब ये मेन फेयर वैल्यू पता होगा विद इन 1 ईयर, तो हम वो किस में एडजस्ट करेंगे, गुडविल में एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो तो मेजरमेंट पीरियड का क्या एक्सेप्शन है। इट मे बी पॉसिबल दैट द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट एंड लाइबिलिटी डज नॉट प्रिवेल ऑन द एक्विजिशन डेट के ऊपर नहीं रहेगा। फिर मेजरमेंट पीरियड 1 साल का है, और इन केस अगर चेंजेस होता है, विद इन 1 ईयर चेंजेस होगा, तो उस केस में कि मैं क्या करूंगा, जो भी प्रोविजनली एडजस्टेड अमाउंट है वो अमाउंट माइनस माय फेयर वैल्यू, एक्चुअल फेयर वैल्यू जो अभी डिटरमाइन हुआ है, जो भी डिफरेंस है वो मैं किस में एडजस्ट करूंगा, मेरा गुडविल में एडजस्ट करूंगा, गुडविल या कैपिटल रिजर्व जो भी आएगा। अगर विद इन 1 ईयर नहीं आया तो फिर उस केस में मैं क्या करूंगा, उसको पीएनएल में ट्रांसफर करूंगा। किसमें, पीएनएल में ट्रांसफर करूंगा, गुडविल में कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। तो मेजरमेंट पीरियड का जो बेनिफिट है दैट इज ओनली अप टू 1 ईयर, उसके बाद नहीं मिलेगा। देन उसके बाद हमने देखा था गुडविल और बार्गेन परचेस। गुडविल यानी क्या है, गुडविल समझो मेरा बिजनेस जो है ना एक्स अमाउंट यानी 500 करोड़ का मेरा गुडविल वैल्यू कर रहा है, सॉरी बिजनेस वैल्यू कर रहा है, नेट एसेट्स, ठीक है। बट मैं जो एक्वायरर कंपनी है वो कुछ ज्यादा दे के पे करता है,
समझो यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे मेरे बिजनेस का नेट एसेट से 500, बट मुझे पीसी मिल रहा है 800, राइट। ये जो एडिशनल अमाउंट मिल रहा है ना, इसको हम बोलते हैं गुडविल, बरोबर, राइट। अगर समझो मेरा नेट एसेट से 500 और मेरा परचेज कंसिडरेशन मुझे मिल रहा है 400, तो उस केस में जो 100 है ना, दिस विल बी कंसिडर्ड एज बार्गेन परचेस। अब बार्गेन परचेस यानी क्या है? इट इज नथिंग बट माई कैपिटल रिजर्व। 103 में इसको बार्गेन परचेस बोलते हैं। आगे हमने और क्या देखा था? आगे हमने ये देखा था कि बार्गेन परचेस जो है ना, दैट इज वेरी रेयर सर्कमस्टेंसेस। यानी क्या? कोई भी अपना बिजनेस लॉस में नहीं सेल ऑफ कर सकता है। तो फिर यहाँ पे इंड एस 103 पहले से ही बता के रखा डिस्क्लोजर में कि इफ देर इज अ बार्गेन परचेस, तो सबसे पहले रीअसेस करो, रीअसेस अगेन, रीअसेस करो दैट दी जो भी कैपिटल बार्गेन परचेस आया वो करेक्टली डिटरमाइंड हुआ है क्या। अगर करेक्टली डिटरमाइन हुआ है तो वेल एंड गुड, और उसका रीजन भी पता चल गया। अगर उसका रीजंस पता चला क्यों 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 बार्गेन परचेस है करके, तो फिर उस केस में हम किसके थ्रू रूट करेंगे बार्गेन परचेस? ओसीआई के थ्रू रूट करेंगे। अगर मुझे रीजंस पता ही नहीं चला, मुझे पता नहीं चला कि रीजंस क्या है, क्यों बार्गेन परचेस आ रहा है, तो उस केस में मैं डायरेक्टली इसको कहाँ पे? अदर इक्विटी में रिकग्नाइज करूंगा। देखो, रीजंस कैन नॉट बी डिस्क्लोज्ड, capital reserve will be disclosed directly in other equity but not under the heading of OCI। ठीक है, ये हमने कल देखा था, राइट। याद आ गया सब कुछ? आ जाओ, मुझे गुडविल के रिलेटेड, बार्गिन परचेस के रिलेटेड दो तीन एग्जांपल बताना है। कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल, ठीक है। यहाँ पे मेरा नेट असेट्स है ना, नेट असेट्स नहीं, असेट्स और असेट्स एंड लाइबिलिटी। असेट्स है मेरा ₹5 लाख, लाइबिलिटी से समझो ₹3 लाख का, राइट। मेरा परचेस कंसिडरेशन कैसा पे हो रहा है? कैश में, कैश में हो रहा है ₹1 लाख। देन इक्विटी शेयर्स में हो रहा है ₹1 लाख, राइट। कैश में हो रहा है, इक्विटी शेयर्स में हो रहा है। यहाँ पे फेस वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर इज ₹10, राइट, इज ₹10। और ये हम कितना शेयर्स इशू कर रहे हैं? टोटल शेयर्स इशूड इज 1000 शेयर्स, ठीक है। 1000 शेयर्स इशू किया हमने। फिर उसके बाद लैंड भी दे रहे हम, लैंड ऑफ ₹50,000, ठीक है। लैंड ऑफ ₹50,000। तो यहाँ पे क्या है? कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल, मुझे गुडविल निकालना है बेसिकली। तो अब देखोगे तो मेरा एक्वायरी कंपनी का जो असेट्स है, एक्वायरी कंपनी का जो असेट्स है, दैट इज 5 lakhs। लाइबिलिटी कितना है? लाइबिलिटी इज 3 lakhs। परचेस कंसिडरेशन यानी एक्वायरर जो है ना, वो दे रहा है एक्वायरी कंपनी को, तो कैश में दे रहा है 1 लाख, इक्विटी शेयर्स 1 लाख दे रहा है, राइट। 1 लाख, ₹1 लाख का, एंड लैंड जो है ना वो 50,000 का दे रहा है। अब यहाँ पे मुझे गुडविल कंप्यूट करना है। गुडविल कंप्यूट करना चाहोगे? चलो 2 मिनट देता हूँ, गुडविल कंप्यूट करके बताओ मुझे। इजी है बहुत। 50,000. 50,000, ओके। चलो देखते हैं कितना आता है। सबसे पहला परचेस कंसिडरेशन देखना पड़ेगा मुझे, कितना दे रहा है परचेस कंसिडरेशन। कैश दे रहा है ₹1 लाख का, इक्विटी शेयर्स है मेरे पास
₹1 लाख का, राइट, एंड लैंड दे रहा है ₹50,000. दिस कम्स आउट टू बी 2,50,000, राइट. टोटल कंसिडरेशन, आगे देखूं मैं तो लेस करूंगा मेरा नेट एसेट्स. नेट एसेट्स क्या है? इट इज नथिंग बट एसेट्स माइनस लाइबिलिटी. तो मेरा असेट्स है 5 लाख का, एंड मेरा लाइबिलिटी है ₹3 लाख. टोटल मेरा यहाँ पे कितना होगा? 2 lakhs का मेरा नेट एसेट्स हुआ. इसको लेस कर दूंगा तो मेरा गुडविल यहाँ पे आ जाएगा. गुडविल आ जाएगा ₹50,000. अब यहाँ पे गुडविल कैसा डिटरमाइन किया सर आपने? गुडविल कैसा डिटरमाइन किया, वो क्वेश्चन हो सकता है. तो देखो, हम टोटल कंसिडरेशन जो पे कर रहे हैं वो 2,50,000 पे कर रहे हैं, राइट. टोटल कंसिडरेशन इज पेड 2,50,000. बट यहाँ पे उनका जो नेट असेट्स है, उनका जो असेट्स का वैल्यू है, दैट इज ₹2 लाख. तो वहां पे देखो तो फिर 50,000 एडिशनल जो पे कर रहा हो ना, उसी को बोलते हैं हम गुडविल. अब इसको जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करो तो क्या होगा? जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री, असेट्स अकाउंट डेबिट, राइट. अब यहाँ पे असेट्स कर रहे हैं क्योंकि इंडिविजुअल असेट्स का बाइफरकेशन नहीं है. क्वेश्चन में जो है ना, इंडिविजुअल असेट्स का बाइफरकेशन होगा, तो फिर ईच इंडिविजुअल असेट को डेबिट करेंगे हम. 5 lakhs, राइट. फिर उसके बाद टू लाइबिलिटी 3 लाख. टू कैश, कैश कितना दे रहा है? 1 लाख. टू इक्विटी शेयर्स. अब यहाँ पे देखो तो इक्विटी शेयर्स का फेयर वैल्यू बोल रहा हूँ, फेस वैल्यू. फेस वैल्यू कितना है इक्विटी शेयर्स का? इक्विटी शेयर्स का फेस वैल्यू इज 10, राइट. फेस वैल्यू इज 10 एंड 1,000 शेयर्स इशू कर रहा है. तो देखो तो 1,000 × 10 कितना होगा? ये ₹10,000 का होगा इक्विटी शेयर कैपिटल में. तो 1,000 शेयर्स इंटू ₹10. तो ये हो जाएगा 10,000. टू सिक्योरिटीज प्रीमियम आ जाएगा ना. क्यों सिक्योरिटीज प्रीमियम? टोटल इक्विटी शेयर दिया है मैंने कितना? 1 लाख का. उसमें से इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा ओनली 10,000 विच इज फेस वैल्यू. बचा हुआ जो है ना, वो ट्रांसफर हो जाएगा मेरा सिक्योरिटीज प्रीमियम में. ठीक है, 90,000 आ गया. फिर यहाँ पे अगर देखो तो सब कुछ आ गया क्या? इक्विटी शेयर्स और लैंड भी बचा है ना. टू लैंड अकाउंट, कितना है? लैंड इज 50,000. तो यहाँ पे देखो तो गुडविल आ जाएगा. गुडविल अकाउंट डेबिट इज 50,000. देखो टैली हो रहा है क्या दोनों साइड? 3 लाख. यस, हो रहा है ना. एंट्री समझ आ? बोलो. हाँ भूमि, एंट्री समझ गया? हाँ सर. हम्म. यस सर. यहाँ पे दो दो आवाज क्यों आ रहा है मुझे? चलो. आईपैड से आ रहा था और दूसरा आवाज. बीइंग असेट्स एंड लाइबिलिटी एक्वायर्ड. चलो, ये था गुडविल वाला केस. चलो एक बार्गेन परचेस वाला भी केस देख लेते हैं ना. बार्गेन परचेस, यहाँ पे डायरेक्टली हम क्या लेंगे? असेट्स ले लेंगे. नेट असेट्स वॉज ₹5 lakhs एंड पीसी पेड वॉज ₹3 lakhs. ठीक है, नेट असेट्स कितना था मेरा? 5 lakhs था. और पीसी पेड कितना? 3 lakhs था. तो यहाँ पे सिंपली मैं बता दूं तो जर्नल एंट्री कैसा होगा? सिंपली मैं बताऊं, नेट एसेट्स आ जाएगा मुझे. नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट 5 lakhs, राइट. 5 लाख आएगा. टू जो भी पीसी पेड, पीसी कितना पे करे? 3 lakhs. टू बार्गेन
परचेज इज ₹2 लाख। ठीक है, इसमें डायरेक्टली कंप्यूट भी हो जाएगा। 5 लाख माइनस 3 लाख इज इक्वल्स टू 2 लाख जो है ना मेरा बार्गेन परचेस है। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या, बताओ। Yes. चलो मेजरमेंट पीरियड के ऊपर एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले ये वाला देख लो, एग्जाम्पल नंबर 10। चलो एग्जाम्पल नंबर 10 कुछ नहीं है, यहाँ पे एक्वायरर को आइडेंटिफाई करने वाला चीज़ है, ये मिस आउट कर लिया था हमने एग्जाम्पल, उसके लिए एक बार रीड कर लेते हैं। कंपनी ए डिसाइडेड टू स्पिन ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग बिजनेस करंटली हाउस इन टू सेपरेट एंटिटीज, कंपनी बी एंड सी। तो कंपनी ए है, कंपनी ए का दो बिजनेसेस है, कंपनी बी एंड कंपनी सी, राइट। और इसको क्या करना चाह रहा है, ये स्पिन ऑफ यानी क्या बंद करना चाह रहा है। टू फैसिलिटेट द स्पिन ऑफ, Company A incorporates a new Company D with nominal equity and appoints independent directors to the board of Company D। ठीक है, इसके लिए ये पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए कंपनी डी जो है ना, कंपनी डी को अपॉइंट किया यानी इनकॉर्पोरेट किया नया कंपनी। कंपनी डी जो है ना साइन करते हैं एग्रीमेंट टू परचेज कंपनी बी एंड सी। ठीक है, देखो कंपनी ए कंपनी बी और सी को बेचना चाह रहा है यहाँ पे। कंपनी ए का कंपनी है बी एंड दूसरा कंपनी है सी, इन दोनों को सेल ऑफ करना चाह रहा है। अब ये सेल ऑफ करने इन्होंने क्या किया, कंपनी डी करके न्यू कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया और इसके साथ एग्रीमेंट कर लिया। ठीक है, एग्रीमेंट कर लिया दैट न्यू कंपनीज को परचेस करेंगे। अब न्यू कंपनी कंपनी डी साइंस एन एग्रीमेंट टू परचेस कंपनी बी एंड सी इन कैश, कैश में परचेस करेगा, conditional on obtaining sufficient funding। ठीक है, to fund this acquisition company D issues a prospectus offering to issue shares for cash। ठीक है, तो फिर इसके लिए अगर ये जो एक्विजिशन होना है उसके लिए सफिशिएंट फंडिंग चाहिए कंपनी डी के पास, क्योंकि कंपनी डी अभी अभी इनकॉर्पोरेट आया, उसके पास फंड्स कैसे आएंगे, वो फंड्स जमा करने उसने न्यू शेयर्स इशू किया। अब जो न्यू शेयर्स इशू किया, एट द कंक्लूजन ऑफ द ट्रांजेक्शन कंपनी डी हैज ओन्ड 99% बाय द न्यू इन्वेस्टर्स विद कंपनी ए रिटेनिंग ओनली 1% ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। तो फिर एट द एंड कंक्लूजन में क्या हुआ कि कंपनी डी के पास 99% आ गया शेयर और कंपनी ए के पास सिर्फ 1% बचा है। ठीक है, in this situation a set of new investors paid cash to obtain the control of D in an arm length transaction। company D is then used to affect the acquisition of 100% ownership of B। यानी क्या, कुछ नए इन्वेस्टर्स आए कंपनी डी के, राइट, और वो कंपनी डी का जो भी पैसा मिला है नया इन्वेस्टर्स के थ्रू वो 100% एक्वायर कर दिया। अब बताओ यहाँ पे एक्वायरर कौन है, कौन रहेगा एक्वायरर। बहुत सिंपल। मैंने सुना नहीं सर, मेरे पता नहीं, नेटवर्क इशू में 4 बार एग्जिट हो चुकी हूँ, लाइक अच्छा, इसी एग्जांपल में। ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, फिर से बताता हूँ सुनो। हाँ। क्या हो रहा है, कंपनी ए है यहाँ पे, कंपनी बी है और कंपनी सी है। ठीक है, कंपनी ए का ही बिजनेस है कंपनी बी एंड कंपनी सी। अब कंपनी ए चाह रहा है इसको सेल ऑफ करे। ठीक है, इसको सेल ऑफ करे। अब सेल ऑफ करने के लिए एक न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेट किया, कंपनी डी, राइट, कंपनी डी इनकॉर्पोरेट किया। अब इसके पास सफिशिएंट फंड्स नहीं है, उसके लिए इसी ने क्या किया, ये न्यू शेयर्स इशू किया, न्यू शेयर्स इशूड, न्यू शेयर्स इशू किया और इसके फंडिंग के थ्रू कंपनी बी एंड कंपनी सी का 99% शेयर होल्डिंग परचेस कर लिया, राइट, 99 कंट्रोलिंग इंटरेस्ट परचेस कर लिया एंड सब्सिक्वेंटली 100% सब परचेस कर लिया। सब्सिक्वेंटली न्यू इन्वेस्टर्स आ गए, तो उसके बेसिस में न्यू कंपनी जो है ना, पूरा का पूरा कंपनी बी एंड सी में 100% एक्विजिशन कर लिया। तो इस केस में मेरा एक्वायरर कौन बना, कंपनी डी बना ना, राइट, कंपनी डी विल बी माई ये तो एक्वायरर। हम्म, तो कंपनी थ्री के डी के ऊपर इंडिया 103 लगेगा, राइट। चलो आगे देखेंगे। C by paying amount A relinquishes its control of company B and C to the new owners of company D। Although company D is newly formed entity,
कंपनी डी इज आइडेंटिफाइड एज एक्वायरर नॉट ओनली बिकॉज इट पेड कैश। कंपनी डी जो है ना, ये नया कंपनी है, राइट, होली नया कंपनी है। और ये नया कंपनी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेसेस है, बी एंड सी, इन दोनों के भी इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, यानी कि इन दोनों को एक्वायर कर रहा है। और ये पर्पस क्या था, सिंपली ये दोनों कंपनी को एक्वायर करना है। तो फिर ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ बोगस है, राइट, कुछ बोगस ऐसे ही लगेगा ना, न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहा हो और न्यू कंपनी के थ्रू दो अलग अलग कंपनीज को एक्वायर कर रहा हो। बट यहाँ पे कंपनी डी ही रहेगा एक्वायरर, क्यों? क्योंकि ये अमाउंट भी पे कर रहा है, बट उसका न्यू ओनर्स जो है ना, न्यू ओनर्स जो कंपनी डी का जो न्यू ओनर्स है, उनको कंट्रोल मिल रहा है कंपनी बी और कंपनी सी के ऊपर। उसके लिए इसको एक्वायरर मानेंगे। कंपनी डी टू हैव द ऑब्टेन कंट्रोल ऑफ कंपनी बी एंड सी ऑफ ए। फिर से पढ़ता हूँ, सुनो। ऑल्दो कंपनी डी इज न्यूली फॉर्म्ड एंटिटी, कंपनी डी इज आइडेंटिफाइड एज एक्वायरर नॉट ओनली बिकॉज इट पेड कैश, ठीक है, बट ऑल्सो बिकॉज द न्यू ओनर्स ऑफ कंपनी डी, जो नया ओनर है कंपनी डी का, हैव ऑब्टेन कंट्रोल ऑफ कंपनी सी एंड कंपनी बी एंड सी फ्रॉम कंपनी ए। तो उसके लिए हम मानेंगे कंपनी डी एज ह एक्वायरर, ठीक है। Yes, sir. चलो इलस्ट्रेशन नंबर 12 रीड कर लो एक बार। रीड इलस्ट्रेशन नंबर 12। Done, sir. डन। चलो हम भी रीड करते हैं साथ में। सीता एंड बीटा decides to combine together for forming a dual listed corporation DLC. As per their shareholders agreement, both the parties will retain original listing and board of DLC will be comprised of 10 members. उसमें से 6 members will be of Sita Limited and remaining 4 members will be of Beta Limited. ठीक है। The fair value of Sita Limited is 100 crores and fair value of Beta Limited is 80 crores. ठीक है। The fair value of net identifiable assets of Beta Limited is 70 crores. ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, फेयर वैल्यू ऑफ सीता लिमिटेड इज 100 crores और फेयर वैल्यू ऑफ बीटा जो है ना वो 80 है, और नेट असेट्स ऑफ बीटा जो है ना वो 70 crores दिया है, सिर्फ बीटा का दिया है यहाँ पे। आगे क्या बोल रहा है, अज्यूमिंग द नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट टू बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू। इसका कोई रिलेवेंस नहीं है एज सच क्वेश्चन में, रिलेवेंस इन द सेंस कंप्यूटेशन में हम डायरेक्टली कंप्यूट कर सकते हैं, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट आगे पढ़ेंगे हम, लेकिन भी यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द गुडविल टू बी रिकग्नाइज्ड ऑन द एक्विजिशन। अब मुझे सबसे पहले बताओ कि यहाँ पे एक्वायरर कौन होगा। सबसे पहले एक्वायरर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सीता, देखो यहाँ पे सीता बीटा, ये दोनों जो है ना डीएलसी में कन्वर्ट हो गया, बरोबर। अब यहाँ पे दोनों भी मिलके हुए हैं ना, तो यहाँ पे मुझे एक्वायरर कौन है, लीगली मैं देखूं तो डीएलसी विल बी माय लीगल एक्वायरर, राइट। लीगल एक्वायरर जो है वो डीएलसी रहेगा, लेकिन अकाउंटिंग एक्वायरर आइडेंटिफाई करना है। तो मुझे क्वेश्चन रीड करने के बाद बताओ कौन लग रहा है अकाउंटिंग एक्वायरर। Sita. सीता, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि सबसे पहले मैं बताऊं, अच्छा तुम बताओ पहले क्यों, मैं ही बोल रहा हूँ। व्हाई डू यू फील दैट? Because board में composition सीता का जाता है, like holding power ओके। 6 members. ओके, और और होल्डिंग भी, बिकॉज उसकी फेयर होल्डिंग वैल्यू भी सो ज्यादा है, 100 करोड़। राइट, वेरी गुड। तो यहाँ पे होल्डिंग भी ज्यादा है एंड बीटा का कम है। एंड एक और चीज भी देखे तो फिर बोर्ड मेंबर्स में भी सीता का जो है ना सबसे ज्यादा मेंबर्स है, राइट। डोमिनेंस ओवर द बोर्ड सीता का है। उसके लिए सीता विल बी दी एक्वायरर, अकाउंटिंग एक्वायरर। चलो अब आगे एक और चीज बताओ मुझे, क्या बताओगे? अकाउंटिंग एक्वायरर सीता है, इंडेस 103 किसके ऊपर लगेगा? सीता को लगेगा, राइट। तो फिर यहाँ पे किसके बुक्स में, सीता के बुक्स में बीटा का जो है ना बुक्स कंसोलिडेट करना पड़ेगा, राइट।
एज ऑन द एक्विजिशन डेट 103 के हिसाब से सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लिया एक्वायरर को। हम यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं दिया है, एक्विजिशन डेट वगैरह कुछ नहीं दिया है। अब मुझे गुडविल को आइडेंटिफाई करना है। अब गुडविल कैसे आइडेंटिफाई करूंगा? मुझे यहाँ पे बताओ, बीटा का फेयर वैल्यू पता है क्या? 80, राइट। एंड बीटा का मुझे नेट आइडेंटिफाइबल असेट का वैल्यू पता है क्या? यस सर। तो फिर यहाँ पे बताओ, उसको जो पीसी दे रहे हैं, पीसी नहीं, यहाँ पे पीसी एज सच नहीं है क्योंकि दोनों एंटिटी साथ में मिल रहे हैं। तो यहाँ पे बोलूँ तो कंट्रोलिंग इंटरेस्ट बोलूंगा। कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कितना है? ₹80 का है। बट उसका नेट आइडेंटिफाइबल असेट, नेट आइडेंटिफाइबल असेट इज ₹70 ओनली ना, राइट? ₹70 ही है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है। तो मेरा गुडविल कितना बन गया? यहाँ पे गुडविल कैसे आएगा सर? देखो, मेरा जो न्यू एंटिटी है डीएलसी, उसमें 80 जो है ना, 80 का कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है बीटा का, राइट? विच इज मोर देन द नेट एसेट्स ऑफ बीटा लिमिटेड। नेट एसेट जो है ना उसका ज्यादा है, उससे ज्यादा है उसका कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। तो जो भी डिफरेंस है दैट विल बी माई गुडविल, ₹10 का। इज दैट क्लियर? बताओ, समझा? Yes, sir. पक्का? हाँ. चलो देखो, Sita Limited has more board members and thereby have majority controlling in DLC. Therefore, Sita Limited is identifies acquirer and Beta is acquiring. ठीक है, ये तो हमने एक्वायरर और एक्वायरी आइडेंटिफाई कर लिया था। अब आगे देखो तो कंसिडरेशन ऐसा कुछ पे नहीं किया। क्यों नहीं पे किया? क्योंकि दोनों एंटिटी साथ में आके काम कर रहे हैं ना। दोनों एंटिटी क्या है यहाँ पे, सीता और बीटा दोनों साथ में आके काम कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पे अगर एक कंपनी दूसरा कंपनी को एक्वायर करता, एक्वायर यानी खरीदता है, तब परचेस कंसिडरेशन सेटल होगा। यहाँ पे दो कंपनी मर्ज हो रहे हैं, तो फिर उस केस में परचेस कंसिडरेशन सेटल क्यों होगा? दोनों साथ में मिलके हो रहे हैं ना, तो उस केस में परचेस कंसिडरेशन कुछ सेटल नहीं होगा। बट उनके इसमें कंट्रोलिंग इंटरेस्ट रहेगा कितना? बीटा लिमिटेड को 80 करोड़ का मिला और उसका फेयर वैल्यू ऑफ एसेट इज 70, राइट? तो फिर मेरा जो डिफरेंस है दैट विल बी गुडविल। चलो आगे देखते हैं, वी हैव मोर क्वेश्चंस टू सॉल्व। measurement period। चलो, बार्गेन परचेज के रिलेटेड एक एग्जांपल है, 2 मिनट दे देता हूँ, रीड कर लो एक बार। वेरी सिंपल, यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल नहीं है। कौन से सिचुएशन में बार्गेन परचेज ना आ सक बार्गेन परचेज आएगा, उसके रिलेटेड एग्जांपल है। Done, sir. डन। क्या हो रहा है, समझा बार्गेन परचेज किस केस में आता है? देखो हाँ. साथ साथ में एक बार रीड करते हैं। एंटिटी एक्स इज वन ऑफ द लार्जेस्ट लिकर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन द वर्ल्ड एंड इट एक्वायर्स अनदर एंटिटी एक्स विच हैज अ सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन इंडिया एंड यूके। तो एंटिटी एक्स जो है ना, ये लार्जर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन वर्ल्ड है, वर्ल्ड में सबसे बड़ा लिकर कंपनी है। इट एक्वायर्स अनदर एंटिटी वाई, जहाँ पे इंडिया और यूके में इसका प्रेजेंस है, एक अच्छा प्रेजेंस है। हाउएवर द कंपटीशन कमीशन इन यूके हैज इशूड ऑर्डर, दिस वन इज इंपॉर्टेंट। Orders issue क्या? To sell one division of the UK's asset of entity Y in order to comply with the local competition regulation in UK। कंपटीशन यानी क्या? जो लोकल कंपटीशन होता है ना, मेरा मेरा ज्यादा तेरा ज्यादा, ऐसा होता है ना नॉर्मली, कि एक कंपनी है, दूसरा कंपनी है, दूसरे की दोनों कंपनी के ऊपर सेम, समझो मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ, नॉर्मली कोचिंग पढ़ाता हूँ, मेरे जैसे ही जो ये सेम सब्जेक्ट कोई दूसरा टीचर पढ़ते रहेगा, पढ़ाते रहेगा, आई मीन, तो उसके साथ और मेरे साथ क्या है, कंपटीशन है। तो वैसे ही यूके में भी कंपटीशन होता रहेगा। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि लोकल कंपटीशन को कंप्लाई करने उन्होंने एक एंटिटी को सेल करना, एक असेट डिवीजन को, वन डिवीजन को सेल आउट करने बोला। अब यहाँ पे क्या है, कंपनी के ऊपर गवर्नमेंट का प्रेशर है। जब गवर्नमेंट का प्रेशर है तो एंटिटी जेड, another boutique liquor manufacturer, realizes the opportunity and purchases the asset of entity Y from the entity X. In the given case above, it is more likely than not that there could be an element of bargain purchase। यानी क्या? प्रेशर में आया, राइट? अभी प्रेशर में आया कौन? एंटिटी एक्स।
एंटिटी एक्स है ना, हाँ एंटिटी वाई। एंटिटी वाई प्रेशर में आके अभी बेचना चाहेगा। अगर समझो सेलर मार्केट्स में सेलर अवेलेबल नहीं है, सॉरी परचेजर अवेलेबल नहीं है, वाई जो है ना वो बेचेगा, राइट, उसका जो डिवीजन है वो बेचेगा। लेकिन जो मार्केट में है ना, खरीदने वाले भी होने चाहिए ना। तो उसको अगर कोई परचेजर मिला ही नहीं, तो फिर वो क्या करेगा, उसका जो नेट एसेट्स है, नेट एसेट्स का वैल्यू है, उससे कम में बेचने का रेडी होगा। क्यों? गवर्नमेंट का प्रेशर भी है ऊपर से, और यहाँ पे बेचना भी है टू कंप्लाई विद द लॉस। तो उस केस में बार्गेन परचेस हो सकता है। देखो, एज द एंटिटी was under compulsion to sell the asset within a specified timeline. ये इलस्ट्रेशन नंबर पढ़ो। डन सर। डन। यस। चलो, entity X acquired 100% shareholding of entity Y on 1st April X1 and had complete the preliminary purchase price allocation and accordingly recorded net assets of 100 million against the purchase consideration of 150 million। ठीक है, तो नेट असेट्स यहाँ पे कितना था? नेट असेट्स इज ऑफ 100 मिलियन एंड परचेज कंसिडरेशन इज ऑफ 150 मिलियन। ठीक है, अल्टीमेटली यहाँ पे देखो तो गुडविल है। गुडविल कितना है? ₹50 मिलियन का। अब क्वेश्चन में इशू ये नहीं है कि गुडविल कंप्यूट करो, इशू ये है कि entity Y had significant carry forward losses on which deferred tax asset was not recorded due to lack of convincing evidence on the acquisition date। ठीक है, तो फिर एंटिटी वाई के पास ऐसा सिग्निफिकेंट कैरी फॉरवर्ड लॉसेस था, राइट। और वो कैरी फॉरवर्ड लॉसेस जो है ना, उसके ऊपर डेफर्ड टैक्स रिकॉर्ड नहीं किया था। कब रिकॉर्ड नहीं किया था? ऑन द एक्विजिशन डेट। ठीक है, ऑन द एक्विजिशन डेट। क्यों? क्योंकि अपने पास कन्विंसिंग एविडेंस नहीं था। However, on 31st March X2, entity Y won a significant contract which is expected to generate enough taxable income to recoup the losses। ठीक है, तो फिर एज ऑन 31st मार्च X2 को क्या हुआ? 31st मार्च X2 को ऐसा हुआ है कि उन्होंने कुछ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट जीता। अब वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू प्रॉफिट जनरेट करेंगे, तो डेफर्ड टैक्सेस में हम पढ़ेंगे एज पर इंडियस 12। तो फिर उस केस में उसमें क्या पढ़ते हैं हम नॉर्मली, अगर तुम्हारा डेफर्ड लॉसेस है, डेफर्ड टैक्स लॉसेस है, तो वो डेफर्ड टैक्स लॉसेस तुम रिकॉग्नाइज कर लो only if you have profitable सफिशिएंट प्रॉफिट। ठीक है, ओनली इफ यू हैव अ सफिशिएंट प्रॉफिट टू कवर दैट लॉसेस। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि उनके पास कॉन्ट्रैक्ट आया, जनरेट अ न्यू प्रॉफिट्स, और वो जो लॉसेस है वो कवर कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? द डेफर्ड टैक्स वाज रिकॉर्डेड ऑन द कैरी फॉरवर्ड लॉसेस ऑन 31st March X2। हमारा एक्विजिशन कब हुआ था? ऑन 1st April X1। Whether the aforesaid losses can be adjusted within the goodwill recorded based on the preliminary purchase price allocation। यानी क्या, हमने जो प्राइस अलोकेशन किया था, प्राइस अलोकेशन इन द सेंस हमने जो गुडविल अलोकेट किया था, कितना? 50 लाख, सॉरी 50 मिलियन है यहाँ पे। वो 50 मिलियन में एडजस्टमेंट कर सकते हैं क्या इस पर्टिकुलर डेफर्ड टैक्स को, जो अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं? तो व्हाट डू यू फील? बताओ, हम रिकॉर्ड कर सकते हैं क्या? आंसर मत देखो, आंसर मत देखो। एक मेजरमेंट पीरियड का कंसेप्ट बताया था मैंने, कि अगर मेजरमेंट पीरियड में अगर कुछ चेंजेस आया, बट ये मेजरमेंट पीरियड का एक्सेप्शन के पहले एक देखा था कि हमारे पास वो पर्टिकुलर असेट का फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है, और उसको प्रोविजनली रिकॉर्ड कर लिया है, प्रोविजनली रिकॉर्ड कर लिया है। तो उस केस में हम सब्सिक्वेंटली उसमें चेंजेस आते हैं तो गुडविल में एडजस्ट करते हैं। ठीक है, ये हिंट है। 1 मिनट सोच लेना, न्यू सेशन क्रिएट करता हूँ तब तक मैं। हम्म यहाँ पे
क्या हम मेजरमेंट पीरियड में इस पर्टिकुलर डेफर्ड टैक्स जो है हम रिकग्नाइज करें सब्सिक्वेंटली, उसको रिकग्नाइज करेंगे, एडजस्ट करेंगे क्या गुडविल में, बताओ? नहीं करेंगे नहीं शायद। करेंगे, ठीक है, वेरी हाँ, गुड। इसका रीजन क्या हो सकता है, बताओ? बिकॉज वो ऑन 31st March, वो बिकॉज the deferred tax asset was not recorded due to lack of evidence on date of एक्विजिशन, acquisition ना। ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पे एज ऑन 1st अप्रैल को एक्विजिशन हुआ था। तो इन मेजरमेंट कंसेप्ट हमने क्या पढ़ा था कि ओनली इफ इन केस फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है ऑफ एनी असेट्स और लाइबिलिटीज, तो फिर उस केस में हम उसका प्रोविजनल बेसिस तो रिकॉर्ड करके रखते हैं ना, राइट? प्रोविजनल बेसिस रिकॉर्ड करके रखते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद इन केस कोई चेंज आया, राइट, इन केस कोई चेंज आया विद इन 1 ईयर, उसको हम गुडविल में एडजस्ट करेंगे। बट यहाँ पे रिकॉर्ड ही नहीं किया हम डेफर्ड टैक्स असेट, तो यहाँ पे गुडविल में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। चलो देखो, नो, एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडिया 103, changes to net assets are allowed, which results from the discovery of the facts which existed on the acquisition date. However, change of facts resulting in recognition and derecognition of assets and liabilities after the acquisition date. After the acquisition date, ये जो है ना प्योरली आफ्टर द एक्विजिशन डेट वाला इवेंट था, will be accounted in accordance with Ind AS. In the given scenario, deferred tax asset was not eligible for the recognition on acquisition date, and accordingly, new contract on 31st March X2 will tantamount to change of estimate and accordingly will not impact goodwill. Goodwill को कोई भी impact नहीं आएगा। सिंपल, क्लियर है? क्लियर है, सॉरी। Yes, sir. देन आगे हम देखते हैं एक और क्वेश्चन, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 23। दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, एक बार रीड कर लो, नजर मार लो एक बार। Done, sir. डन, चलो। एबीसी लिमिटेड एक्वायर्स XYZ लिमिटेड, तो यहाँ पे एबीसी लिमिटेड XYZ को एक्वायर कर रहा है इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन ऑन 15th Jan X1। ठीक है, 15th Jan X1 को ये एक्वायर कर रहा है। फ्यू डेज बिफोर द डेट ऑफ एक्विजिशन, वन ऑफ XYZ customers had claimed that certain amounts were due by XYZ limited under penalty clauses for completion delays included in the contract। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, एबीसी लिमिटेड जो है ना, दिस एबीसी लिमिटेड इज एक्वायरिंग XYZ लिमिटेड। ठीक है, एक्विजिशन कब हो रहा है? एक्विजिशन
इज ऑन 15 जनवरी X1। ठीक है, थोड़े दिनों के बाद जो XYZ के कस्टमर्स हैं वो कस्टमर्स आ गए पेनल्टी लेके फॉर द कंप्लीशन ऑफ डिलेस इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, एबीसी लिमिटेड इवेल्युएट्स द डिस्प्यूट। कौन? एक्वायरर इवेल्युएट कर रहा है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। डेट ऑफ एक्विजिशन में जो है ना, एबीसी लिमिटेड दैट इज एक्वायरर इज एस्टिमेटिंग कि इसका लाइबिलिटी क्या हो सकता है, ये कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, एंड कंक्लूड्स दैट XYZ लिमिटेड जो है ना वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर एटलीस्ट सम ऑफ द डिलेस इन कंप्लीटिंग द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे एबीसी लिमिटेड एस्टिमेशन किया यानी इवेल्युएट किया डिस्प्यूट को, और कंक्लूजन क्या आ गया इसके, यहाँ पे XYZ लिमिटेड जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल तो है, जो भी जो कॉन्ट्रैक्ट का डिलेस है उसके लिए तो रिस्पॉन्सिबल है। Based on the evaluation, ABC Limited recognizes 1 crore towards the liability, which is best estimate of fair value of liability to the customer based on the information available on the date of acquisition। तो फिर यहाँ पे liability recognize कर लिया यहाँ पे on 15th Jan of rupees 1 crore। 1 करोड़ का 15 Jan को क्या कर लिया, लाइबिलिटी रिकग्नाइज कर लिया। चलो, ये जो है ना ऑन द एक्विजिशन डेट रिकॉर्ड तो हो गया लाइबिलिटी। ठीक है, अब क्या हो रहा है आगे, ऑन इन अक्टूबर X1 विद इन द मेजरमेंट पीरियड, मतलब मेजरमेंट पीरियड के इसमें ही द कस्टमर रिप्रेजेंट्स एडिशनल इंफॉर्मेशन एज पर which ABC Limited concludes that fair value of liability on the date of acquisition to be 2 crores। हाँ जी, क्या हो रहा है यहाँ पे, मेजरमेंट पीरियड के बीच में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मिला, और एडिशनल इंफॉर्मेशन के थ्रू मुझे ये पता चला कि 2 crores का ये होना चाहिए था क्या, लाइबिलिटी। अब बताओ यहाँ पे 1 crore, 2 crore में से ऑलरेडी 1 crore मैंने रिकग्नाइज करके रखा था ऑन एक्विजिशन डेट। अब विद इन मेजरमेंट पीरियड 1 crore एडिशनल रिकग्नाइज होगा, बरोबर। तो ये जो है ना इसका इम्पैक्ट कहाँ पे जाएगा, इसका इम्पैक्ट या तो गुडविल में, जो भी है कैपिटल रिजर्व में, इन दोनों में से एक जगह में जाएगा। कैपिटल रिजर्व ने बार्गेन परचेज बोलते हैं, बीपी। ठीक है, तो यहाँ पे क्यों, यहाँ पे गुडविल और बार्गेन परचेस में जाएगा सर, यहाँ पे क्योंकि जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, जो भी मेजरमेंट मुझे पता चला है वो विद इन मेजरमेंट पीरियड पता चला है। तो भी अमाउंट का एस्टिमेशन है ना, करेक्ट एस्टिमेटेड अमाउंट मेजरमेंट पीरियड के विद इन पता चला है, उसके लिए गुडविल या बार्गेन परचेस में एडजस्ट करूंगा। चलो आगे देखते क्या बोल रहा है, एबीसी लिमिटेड कंटिन्यूज टू रिसीव एंड इवैल्यूएट द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द क्लेम आफ्टर अक्टूबर X1। तो मेरा 1 Jan को ये हुआ था, राइट, 1 Jan को एक्विजिशन हुआ था, तो 1 Jan से लेके अक्टूबर, क्या एक साल खत्म हुआ है क्या, नहीं। इट्स इवैल्यूएशन डजंट चेंज टिल फेब X2 तक चेंज नहीं होगा। अब फेब X2 को जो है ना, अब फेब X2 को, तो अगर आप देखोगे 1 Jan से लेके, सॉरी 1 Jan नहीं है, 15th है ना, फेब X2 तक, क्या यहाँ पे मेरा 1 year ऑफ मेजरमेंट पीरियड खत्म हो गया क्या, हम्म, यस, मेजरमेंट पीरियड खत्म हो गया। ठीक है, खत्म हो गया। अब क्या हो रहा है, when it includes that the fair value of liability for the claim at the date of acquisition is rupees 1.9। कितना होना चाहिए, 1.9 करोड़। तो सबसे पहले एस्टिमेशन कितना था, 1 करोड़ का, 1 करोड़ से उतर के कितना, सॉरी 1 करोड़ से बढ़ के कितना हो गया, 2 करोड़। अब 2 करोड़ से उतर के 1.9 आ रहा है। बट बताओ अभी मेरे बुक्स में कितना दिख रहा है, मेरा जो बुक्स में 2 करोड़ दिख रहा है। अब ये 2 करोड़ का 1.9 में करूंगा, तो ये जो डिफरेंस है ना वो कहाँ पे एडजस्ट करेंगे, हम्म, PNL। पीएनएल। अच्छा, पीएनएल में करेंगे ना। अब आगे क्या बोल रहे क्वेश्चन, एबीसी लिमिटेड डिटरमाइंस दैट अमाउंट वुड बी recognized with respect to the claim under Ind AS 37 के हिसाब से, जो भी प्रोविजन है contingent liability contingent asset as at February X2 is 2.2 crores। ठीक है, how should the adjustment to provisional amount to be made in the financial statement during and after the measurement period। तो during the measurement क्या करेंगे, गुडविल में एडजस्ट करेंगे, और आफ्टर द मेजरमेंट जो है ना, अब यहाँ पे 1.9 जो बोल रहा है, 1.9 रिकग्नाइज नहीं किया, 2.2 करोड़ रिकग्नाइज किया है, कितना, 2.2 करोड़ रिकग्नाइज किया है। तो मेरे बुक्स में ऑलरेडी 2 करोड़ था,
2 करोड़ से 2.2 करोड़ हुआ, तो यानी 0.2 करोड़ जो है ना, इसको मैं कहाँ पे ट्रांसफर करूंगा, पीएनएल में ट्रांसफर करूंगा या पीएनएल में एडजस्ट करूंगा। इज दैट किया, बोलो। Yes, sir. हम्म देखो, द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एबीसी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31st March X1 should be include 1 crore towards the contingent liability in relation to the customers claim। अब यहाँ पे हम आगे ये भी पढ़ेंगे कि contingent liability कब recognize करेंगे, आगे ना हम ये भी पढ़ेंगे कि contingent liability कब recognize करेंगे, ठीक है। In relation to the customer claim, when the customer represents additional information in support of its claim, the incremental liability of 1 crore। यानी क्या, एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिला मुझे, अब ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिला है मुझे विद इन द मेजरमेंट पीरियड मिला है ना, तो विद इन द मेजरमेंट पीरियड मिला है, तो फिर इसको कहाँ पे करूंगा मैं, इसको एडजस्ट करूंगा गुडविल में, ऑफ रुपीज 1 crore विल बी एडजस्टेड एज अ पार्ट ऑफ एक्विजिशन अकाउंटिंग एज इट इज विद इन द मेजरमेंट पीरियड। अब एक्विजिशन अकाउंटिंग बोला यानी क्या, इसमें दोनों आ गया, गुडविल और कैपिटल बार्गेन परचेस। एक्विजिशन अकाउंटिंग यानी मेरे इनिशियल डेट में जो भी हमने रिकग्नाइज करा था उसी में चेंजेस होगा। आगे देखो, in its financial statement for the year ended 31st March X2, ABC Limited will disclose the amount and explanation of adjustment to the professional amounts recognized during the current period and reporting period. Therefore, it will disclose that the comparative information for the year ended 31st March X1 is adjusted retrospectively to increase the fair value of the item of liability at the acquisition date by 1 crore, resulting in corresponding increase in goodwill। देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला है, सिर्फ इतना ही बोला है, पूरा एक्सप्लेनेशन का मतलब यही है कि अगर समझो मेरा गुडविल है, राइट, अगर मेरा गुडविल है तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, असेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज, राइट, फिर उसके बाद क्या करते हैं, टू परचेज कंसिडरेशन, टू परचेज कंसिडरेशन, अगर गुडविल आ गया तो गुडविल को डेबिट करेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब क्या हुआ, अब मेरा लाइबिलिटी बढ़ गया, अब मेरा लाइबिलिटी बढ़ गया, अब जब लाइबिलिटी बढ़ेगा तो मेरा गुडविल कम होगा ना, राइट, गुडविल कम होगा, तो ये बोल रहे हैं कि गुडविल में यहाँ पे रेट्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट कर देंगे, रेट्रोस्पेक्टिव यानी ऑन दी, ऐसा ये जो अकाउंटिंग है ना इसको ऐसा ही मानेंगे कि ऑन द एक्विजिशन डेट जो हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, एक्विजिशन डेट में ही एडजस्ट कर रहे हैं ऐसे मानेंगे और एडजस्ट करेंगे और उसका इफेक्ट अपने को गुडविल में दिख जाएगा, ठीक है। ये पूरा थ्योरी में दिया है। The information resulting in the decrease in estimated fair value of liability for the claim in February X2 was obtained after the measurement period. Accordingly, decrease is not recognized as an adjustment to the acquisition accounting if the amount determined in accordance with Ind AS 37, Ind AS 37 के हिसाब से डिटरमाइन किया है, तो फिर उस केस में देखो 2.2 करोड़ है, उसमें से मैंने ऑलरेडी 2 करोड़ रिकग्नाइज करके रखा था, तो फिर एडिशनल जो 20 लाख है ना उसको रिकग्नाइज कर देंगे पीएनएल में। कहाँ पे रिकग्नाइज करेंगे, पीएनएल में। क्लियर है, क्वेश्चन बताओ, ये छोटे छोटे कंसेप्ट क्वेश्चन है, Yes, sir. पक्का, ये क्वेश्चन भी क्लियर Uh, हो गया। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन रीड करो, रीड करके मुझे आंसर भी साथ साथ में बता देना क्या होगा।
Done, sir. डन। आंसर क्या होगा बताओ, एज पर योर अंडरस्टैंडिंग। Uh, it is happening एक तो during measurement period. हम्म, सिनेरियो वाइज बताओ, सिनेरियो वन का क्या होगा, सिनेरियो टू का क्या होगा। Scenario 1, the fair value of loan given to B is changing. So we will हम्म, also make necessary bank F will also make necessary changes in its books. इन इट्स बुक्स, ओके। कब होगा, इट इज विद इन मेजरमेंट पीरियड, Yes, it is within measurement period. तो गुडविल में होगा ऐसे बोल रहे हो, गुडविल या बार्गेन परचेज जो भी होगा। हाँ, और सिनेरियो टू का, scenario 2 का the changes will be made by bank E, not F. अच्छा, I चेंजेस विल think. बी मेड बाय बैंक ई। चलो लेट्स सी। यही क्वेश्चन था ना, ठीक है चलो। क्या है, बैंक एफ एक्वायर्स बैंक ई इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन इन अक्टूबर X1, ये डेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, X1 को एक्वायर किया। द लोन बाय बैंक ई टू बोरोवर बी इज recognized at its provisionally determined fair value। तो यहाँ पे कौन किसको एक्वायर कर रहा है, पहले तो वो डिटरमाइन करें। तो बैंक एफ जो है ना, वो एक्वायर कर रहा है बैंक ई को, राइट, बैंक ई को इन द बिजनेस कॉम्बिनेशन। ठीक है, द बैंक ई ने जो है ना, इसने बोरोवर बी को लोन दिया था। लोन का फेयर वैल्यू नहीं पता चल रहा था, तो फिर हमने क्या किया, एज ऑन द एक्विजिशन डेट इसको प्रोविजनली रिकग्नाइज कर लिया। चलो आगे देखते हैं। इन X1, दिसंबर X1 है, ओके। एफ रिसीव्स, कौन, एफ जो बैंक एफ जो है ना वो एक्वायरर है। एक्वायरर को इन्फॉर्मेशन मिलता है कि बोरोवर बीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30th September X1 which indicates significant decrease in the borrower's B's income। borrower जो है ना B का income significant decrease हुआ from the operations। basis this the fair value of the loan to B at the acquisition date is determined to be less than the amount recognized earlier on the provisional basis। तो सिंपल है, यहाँ पे बोरोवर जो, सॉरी, जो एक्वायरर है, एक्वायरर एफ को बाद में पता चल रहा है ना इन्फॉर्मेशन, कि जो है ना बोरोवर बी, ये बोरोवर बी का इन्फॉर्मेशन कम है, और इसको हमने प्रोविजनली भी रिकग्नाइज कर दिया था ऑन द एक्विजिशन डेट। तो फिर उस केस में जो भी चेंजेस होगा, जो भी चेंजेस होगा वो हम एक्विजिशन बुक्स में एडजस्ट करेंगे। एक्विजिशन बुक्स यानी क्या, जो भी गुडविल या बार्गेन परचेस होगा उसमें एडजस्टमेंट करेंगे। सेकंड थिंग क्या है, सेकंड ये बोल रहा है डिक्रीज इन फेयर वैल्यू ऑफ लोन एक्वायर्ड रिजल्टिंग फ्रॉम एन इवेंट अकरिंग ड्यूरिंग द मेजरमेंट पीरियड। अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। um, ठीक है, आगे देखो। बैंक एफ डिटरमाइंड बैंक ई इन बिजनेस कॉम्बिनेशन ऑन अक्टूबर X1। बैंक एफ ने एक्वायर किया बैंक ई को, ठीक है, इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन। बैंक एफ ने एक्वायर किया बैंक ई को इन बिजनेस कॉम्बिनेशन ऑन 1st October X1। द लोन by bank E to borrower B is recognized as it provisionally determined fair value, provisionally recognized कर लिया। In December X1, F receives information that borrower B has lost a major customer earlier that month, and this is expected to have a significant negative impact on B's operation। Comment on the treatment done by bank F। अगर ऊपर देखोगे तो यहाँ पे जो है ना, हमारा इंफॉर्मेशन, क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, विच इंडिकेट सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन बी इनकम फ्रॉम ऑपरेशन बेसिस दिस फेयर वैल्यू ऑफ द लोन कम होगा। ये जो है ना, हमें पहले से ही पता था, यहाँ पे ऑन एक्विजिशन डेट से ही हमें पता था, राइट। बट यहाँ पे देखो, तो जो कस्टमर जो है ना वो सेल कर रहा है, कस्टमर बी का जो है ना, बोरोवर बी का जो मेजर लॉस हुआ है कस्टमर की वजह से, वो कब पता चल रहा है, अर्लियर ऑफ दिस मंथ, अर्लियर ऑफ दिस मंथ बोल रहा है, यानी दिसंबर में ही पता चला।
राइट, इसका जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये दिसंबर में ही पता चला। तो इस केस में हमें क्या देखना है, यहाँ पे गुडविल में एडजस्ट होगा या गुडविल में एडजस्ट नहीं होगा। तो दोनों सिनेरियो को कंपेयर करते हैं पहले। तो दोनों सिनेरियो में क्या मिल रहा है। सबसे पहला, एज ऑन 30th सितंबर बोल रहा है। तो 30th सितंबर यानी क्या, मेरा 30th, एज ऑन 30th सितंबर पूरा साल का इन्फॉर्मेशन देगा मेरे पास, राइट। पूरा साल का इन्फॉर्मेशन जो अप टू 30th सितंबर। तो पूरा साल का इन्फॉर्मेशन के बेसिस में मैं ये डिटरमाइन कर रहा हूँ कि बी का जो है ना इनकम वो कम हुआ है, ऑपरेशन से इनकम कम हुआ है। उसी के लिए हमने प्रोविजन बेसिस में हम रिकग्नाइज किया था, राइट। तो ये इन्फॉर्मेशन एज ऑन द एक्विजिशन डेट वो भी पता चल गया था। तो फिर उसके लिए हमने प्रोविजनल बेसिस में रिकग्नाइज किया, तो फिर यहाँ पे गुडविल में एडजस्ट होगा, राइट। बट यहाँ पे सेकंड इन्फॉर्मेशन में देखोगे, सेकंड इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे लॉस किसकी वजह से हो रहा है, कस्टमर बेस की वजह से, कस्टमर बेस की वजह से, और वो भी उसी पर्टिकुलर मंथ, दिसंबर के मंथ में। दिस इज समथिंग न्यू इन्फॉर्मेशन। तो न्यू इन्फॉर्मेशन के केसेस में हम क्या एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। तो देखो यहाँ पे, द न्यू इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बाय एफ subsequent to the acquisition relates to the facts and circumstances that existed at the acquisition date। यानी क्या पहले ही पता था। accordingly an adjustment to the provisional amount should be recognized for the loan with corresponding increase in goodwill। ठीक है, पहले वाला क्यों यहाँ पे पहले ही पता था सर, ये जो इंफॉर्मेशन था ना, इंफॉर्मेशन दैट इज सितंबर अप टू सितंबर है। यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप टू डेट बना रहे हैं, तो फिर हमें जो है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो प्रॉफिट है जब बनाएंगे तभी पता चलेगा ना उस ईयर का, राइट। उसके लिए इन्फॉर्मेशन पता था। चलो सेकेंड वाला क्या है, बेसिस दिस द फेयर वैल्यू ऑफ लोन टू बी will be less than the amount recognized earlier at the acquisition date। The new information resulting in the change in estimated fair value of loan B does not relate to the facts and circumstances existed on the date of acquisition। यानी एक्विजिशन डेट के टाइम पे मुझे ये चीज पता नहीं था कि उसका कस्टमर बेस कम होगा। उसका कस्ट लॉस मेजरली किसकी वजह से हो रहा है, उसका कस्टमर बेस कम होने की वजह से, राइट। उसका कस्टमर बेस कम होने की वजह से, वो भी कब हो रहा है, दिसंबर में कम हो रहा है ना, दिसंबर में कम हो रहा है, राइट। उस पर्टिकुलर ऑन द एक्विजिशन डेट ये पता नहीं था, तो उसके लिए हम इसका एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। देखो आगे क्या बोल रहा है, बट रैदर इज ड्यू टू न्यू इवेंट द लॉस ऑफ मेजर कस्टमर सब्सिक्वेंट टू द एक्विजिशन डेट। therefore based on the new information companies have should determine and recognize allowance or losses on the loan in accordance with Ind AS 109, और इसको गुडविल में एडजस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन है मेजरमेंट पीरियड का। मेजरमेंट पीरियड में भी दो चीज है, इंफॉर्मेशन existed on the particular date on the acquisition date, एंड सेकेंड जो है ना वो न्यू इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, अगर कंप्लीटली न्यू इन्फॉर्मेशन है तो इस केस में इसको एडजस्ट नहीं करेंगे। अगर इन्फॉर्मेशन एग्जिस्टेड ऑन द एक्विजिशन डेट है तो इसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है, समझा ये चीज, बताओ पक्का। यस सर। हाँ। चलो एक और क्वेश्चन था यार, वो भी क्वेश्चन देख ही लेते हैं ना। चलो वो क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ डायरेक्ट। चलो ये क्वेश्चन देख लो एक बार, ये हमारा किसी का है, परचेज कंसिडरेशन। ठीक है ना, परचेज कंसिडरेशन जिसमें हम डेफर्ड कंसिडरेशन पढ़ते हैं। डन सर। डन। इसमें पीसी निकाल सकते हो क्या, बताओ।
हम्म, इसमें मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिसिंग है। मार्केट इंटरेस्ट रेट 10% पकड़ लो, अज्यूम कर लो, ये एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम्पल है एक। मैं कहीं से उठाई है एग्जाम्पल, डेफर्ड कंसिडरेशन समझाने के लिए। तो मुझे ये बताओ, परचेज कंसिडरेशन निकाल सकते हो? कितना आ रहा है परचेज कंसिडरेशन? एल हम्म। डन सर। कितना आ रहा है? 5.7 हम्म। 5.725। राइट, 5.725। ये 5.725 कैसा निकला है? 6। 8 करोड़ टोटल पे करने वाला है, 8 करोड़। उसमें से 2 करोड़ अभी पे करेंगे, ये पीछे नहीं है। 8 करोड़ टोटल कंसिडरेशन डिसाइडेड है, पीसी नहीं है ये। तो 2 करोड़ कैश में मिल जाएगा, और रुपीज 6 करोड़ आएगा। अब ये जो 6 करोड़ है, ये विद इन 5 ईयर्स पे करेगा, ऐसा ही है ना? बस इसको डिस्काउंट कर लो, तो रुपीज 6 करोड़, 10%, 5 ईयर्स के लिए। तो इसका आंसर जो है ना, 3.725 आएगा, राइट। एंड मेरा कैश में है, तो टोटल परचेज कंसिडरेशन मेरा हो जाएगा, पीसी इज रुपीज 2 करोड़ प्लस रुपीज 3.725 करोड़, तो विच कम्स आउट टू बी 5.725 करोड़। सिंपल। तो डेफर्ड कंसिडरेशन को हम पीसी में कंसिडर करते हैं।
चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या देखेंगे हम? आगे हम एडिशनल एडजस्टमेंट्स देखेंगे। क्या है ये एडिशनल एडजस्टमेंट? सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी सुना होगा कभी? ठीक है, तो एग्जांपल के लिए लो, पीपी लिमिटेड है और ए लिमिटेड है। राइट, पीपी लिमिटेड है और ए लिमिटेड है। और ए लिमिटेड जो है ना, ए लिमिटेड को पीपी लिमिटेड इज एक्वायरिंग। ए लिमिटेड को पीपी लिमिटेड इज एक्वायरिंग, पीपी लिमिटेड इज एक्वायरिंग ए लिमिटेड। अब ए लिमिटेड के बुक्स में है ना कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है। अब तुम्हें तो पता है कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी क्या होता है। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी क्या होता है? विच इज बेस्ड ऑन अनसर्टेनिटी, यानी क्या हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके बुक्स में, ए के बुक्स में तो ये पड़ा हुआ है। राइट, तो अब जाके ए लिमिटेड अब एक्वायर कर रहा है ना, ए लिमिटेड सॉरी पीपी लिमिटेड जो है ना ए को एक्वायर कर रहा है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन आता है, ये कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी को भी एक्वायर करेगा क्या? राइट, जैसे असेट्स एंड लाइबिलिटीज तो फेयर वैल्यू में एक्वायर करेगा ही, बट कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी को भी ले लेगा क्या पीपी लिमिटेड? ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है, तो फिर यहाँ पे इन डेस 103 के हिसाब से, इन केस रिलायबल एस्टिमेट इज अवेलेबल, यानी क्या? फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू ऑफ कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी अगर अवेलेबल है, तो फिर उस केस में इट कैन बी पार्ट ऑफ एक्विजिशन अकाउंटिंग। यानी सर क्या है समझा रहे हैं? तो देखो बताता हूँ ना, ए लिमिटेड जो है ना, ए लिमिटेड की बुक्स में कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है। अब कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी इन द सेंस, ए लिमिटेड जो है ना, ये जो लाइबिलिटी इनकर भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है। राइट, फॉर एग्जांपल कोर्ट केसेस, कोर्ट केसेस में क्या होता है कि अगर समझो मेरे पास कुछ पेनल्टी पे करना है, अब वो पेनल्टी क्या है, कोर्ट के वर्डिक्ट के ऊपर डिपेंड है। वो जो है ना पेनल्टी पे भी कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, दैट इज कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। राइट, अब कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी का जो डिटेल डेफिनेशन इंड एस 37 में देखेंगे। तो ये कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी जो बुक में है, वो जब पीपी लिमिटेड एक्वायर कर रहा है ए लिमिटेड को, तो ये कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी भी एक्वायर कर सकता है क्या, यानी बुक्स में रिकग्नाइज कर सकता है क्या? तो फिर यहाँ पे बुक्स में कब रिकग्नाइज करेगा कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी? अब कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी के केसेस दो है, या तो कैश फ्लो इज कैश आउटफ्लो ऑफ कैश इज प्रोबेबल, प्रोबेबल यानी क्या, कैश फ्लो होगा ही मेरा, मतलब पे करना ही पड़ेगा। दूसरा कैश फ्लो इज नॉट प्रोबेबल, यानी क्या, यहाँ पे कंपल्सन नहीं है कि मेरा कैश आउटफ्लो होगा, यानी क्या जो भी कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है उसको सेटल करना पड़ेगा, वो नहीं है। तो फिर यहाँ पे ऐसे ही समझ लो, तो यहाँ पे कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है। फर्स्ट केस है क्या? कैश आउटफ्लो इज प्रोबेबल, प्रोबेबल इन द सेंस, यानी यहाँ पे जो कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है उसको सेटल करना ही पड़ेगा। ठीक है, सेकंड मेरा केस हो सकता है कि यहाँ पे कैश फ्लो, कैश आउटफ्लो इज नॉट प्रोबेबल, प्रोबेबल नहीं है यानी क्या, यहाँ पे कंपल्सन नहीं है कि सेटल करना है। तो दोनों ही केस में अगर समझो यहाँ पे अगर इन केस मेरे पास रिलायबल एस्टिमेट है, रिलायबल एस्टिमेट यानी क्या, मेरे पास फेयर वैल्यू है, तो मैं कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी को रिकग्नाइज करूंगा। कहाँ पे? इन द बुक्स ऑफ एक्वायरर। अगर नहीं है, रिलायबल एस्टिमेट नहीं है, इस केस में रिकग्नाइज नहीं करूंगा। ठीक है, सिमिलर केस गोस विथ कैश फ्लो इज नॉट आउट प्रोबेबल। सिंपली अगर रिलायबल एस्टिमेट है तो इसको रिकग्नाइज करूंगा, रिलायबल एस्टिमेट नहीं है तो फिर रिकग्नाइज नहीं करूंगा। तो अगर यहाँ पे इन सिंपल वर्ड्स बताओ, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी का फेयर वैल्यू अवेलेबल है, तो उस केस में उसको बुक्स में रिकग्नाइज करूंगा। किसके बुक्स में? एक्विजिशन अकाउंटिंग में, पीपी के बुक्स में, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। क्लियर है? बोलो। Yes, sir. पक्का? हाँ. तो देखो यहाँ पे
इसका यहाँ पे थियरी पढ़ते हैं अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि 3 मिनट का ही सेशन बचा है, उसके बाद एग्जाम्पल्स में लेके जाता हूँ मैं। तो देखो, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी ऑफ एक्वायरी, there might be a possibility that the acquiree has contingent liability, contingent liability है on the acquisition date. In such case, acquirer जो है ना, वो recognize कर सकता है such contingent liability in its book on the acquisition date as present obligation या actual liability only if, कब recognize कर सकता है, जब reliable estimate है, reliable estimate is nothing but my fair value in amount can be made for such liability whether outflow is probable या or not। ठीक है, तो उसी के लिए देखो, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी, आउटफ्लो इज प्रोबेबल, रिलायबल एस्टिमेट है, तो फिर उस केस में रिकग्नाइज करूंगा लाइबिलिटी। अगर रिलायबल एस्टिमेट नहीं है तो एस्टिमेट नहीं करूंगा लाइबिलिटी, यानी क्या, लाइबिलिटी जो है ना रिकग्नाइज नहीं करूंगा, और रिलायबल एस्टिमेट है। इन केस आउटफ्लो इज नॉट प्रोबेबल, यानी क्या, पे नहीं भी, सेटल भी नहीं करना पड़ा मुझे, फिर भी मैं रिकग्नाइज करूंगा लाइबिलिटी अगर उसका मेरा फेयर वैल्यू अवेलेबल है। इज दैट क्लियर? इसका एग्जांपल्स देखते हैं हम। Yes, sir. ओके, चलो, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी तो समझ गया ना, यहाँ तक Yes, काफी sir. कर लेते हैं। Then we'll continue in next session. Thank you for watching this lecture.